14 मई 2018 शाम 8:22। क्लीवलैंड पुलिस को देर शाम अपने इमरजेंसी नंबर 999 पर एक कॉल आती है। यह कॉल वहां रह रहे मितेश पटेल ने की थी और उसकी आवाज से ये साफ था कि वो काफी घबराया हुआ है। Can I take your name, please? उसने कॉल ऑपरेटर को बताया कि वो घर से बाहर अपने और अपनी वाइफ के लिए खाना लाने गया था और वर्क प्लेस से अपना लैपटॉप लेने के बाद जब वो वापस लौटा तो ना सिर्फ उसका सारा सामान बिखरा हुआ है बल्कि लिविंग रूम की फर्श पर उसकी वाइफ बेहोश पड़ी हुई है। किसी ने उसके हाथ पैर और मुंह को डक्ट टेप से बांध दिया है। मितेश ने बताया कि उसकी वाइफ के नाक से खून निकल रहा है और उसकी गर्दन पर भी चोट के निशान हैं। Are there any marks on her at all? Well, I can see marks on her neck, like really dark neck. What's your wife called, please? Jessica. मितेश सिर्फ 1 घंटे के लिए घर से बाहर गया था और इतनी देर में उसकी वाइफ जेसिका के साथ इतना कुछ हो गया। जेसिका के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और मितेश के लिए खुद को संभालना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। Mitesh, listen to me, please. मितेश इस हालत में भी नहीं था कि वो अपने डैड को कॉल कर सके, इसलिए उसने कॉल ऑपरेटर से उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करने की रिक्वेस्ट की। कुछ ही समय में पुलिस और एम्बुलेंस मितेश के घर पहुंच गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और डॉक्टर्स की टीम ने फौरन जेसिका को एग्जामिन किया, बट अनफॉर्चुनेटली अब काफी देर हो चुकी थी। जेसिका की मौके पर ही मौत हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन में एक अहम और हैरान करने वाला पॉइंट सामने आया। घर में किसी भी तरह की फोर्स्ड एंट्री के साइन नहीं थे। जिसने भी ये सब किया था वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के घर में दाखिल हुआ था, यानी वो कोई ऐसा शख्स था जिसे जेसिका पहले से ही जानती थी। घर से कोई कीमती सामान भी गायब नहीं हुआ था, यानी अपराधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जेसिका को मारने का था और खुद को बचाने के लिए उसने पूरी सिचुएशन को चोरी और लूटपाट का एंगल देने की कोशिश की थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को यह तो क्लियर हो गया था कि इन सब के पीछे जेसिका और मितेश का कोई जान पहचान वाला ही था, लेकिन इतने कम समय में इतने शातिर तरीके से जेसिका की जान लेने वाला शख्स कौन था और इसके पीछे असली वजह क्या थी, इन सवालों का जवाब अभी भी मिलना बाकी था। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ जेसिका पटेल। मितेश और जेसिका यूके में मिडलस्ब्रो टाउन के लिंथॉर्प में रहते थे। ये शहर का ऐसा हिस्सा था जो काफी सेफ और शांत माना जाता था, क्योंकि इससे पहले वहां कभी कोई क्राइम नहीं हुआ था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वहां के लोकल्स भी काफी ज्यादा घबरा गए थे एंड सिंस वहां सभी फैमिलीज रहती थी, इसलिए अब हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए भी डरा हुआ था। I was absolutely terrified, thinking, what if somebody got in my house? What if that happened to me? You know, I've got children. जेसिका की फैमिली के पास जब पुलिस की कॉल पहुंची तो इस खबर ने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके घर की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। I couldn't believe that I would never see her again. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई क्यों जेसिका जैसी मासूम लड़की की जान लेना चाहेगा। Why would somebody break in and do this? Why? मितेश का रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए जेसिका की फैमिली बिना देरी किए तुरंत मितेश के पास पहुंचती है, उसे संभालने, उसका मुश्किल वक्त में साथ देने। मितेश जेसिका की बहन मीनल को देखते ही टूट जाता है। वो मीनल के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। And I went straight over to him, sat down next to him, and he buried his head into my shoulder and was crying. I consoled him and just hugged him and told him that no matter what, we were there to support him. मितेश ही वो आखिरी शख्स था जिसने जेसिका को जिंदा देखा था, लेकिन उसके पास भी जेसिका की फैमिली के सवालों का कोई जवाब नहीं था। जेसिका और मितेश की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से लड़ाई। आस पड़ोस में भी उनकी इमेज एक स्वीट एंड लवली कपल की थी। How happened to beautiful Jessica? ऐसे में ये सवाल गहराता जा रहा था कि आखिर ऐसी वारदात को अंजाम देने के पीछे किस शख्स का असली मकसद जुड़ा हुआ है।
जेसिका 16 सितंबर 1983 को लीड्स इंग्लैंड में पैदा हुई थी। जेसिका की जॉइंट फैमिली थी और वो अपनी 6 सिबलिंग्स में सबसे बड़ी थी। बचपन से ही काफ़ी ओबीडियंट और जिंदा दिल जेसिका को काफ़ी कम उम्र से ही बॉलीवुड मूवीज़ देखने का शौक था। वो टिपिकल बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ देखते हुए बड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी वो ऐसी एक लव स्टोरी चाहती थी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। 2002 में जेसिका ने फार्मास्यूटिकल स्टडीज़ के लिए डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहीं उसकी मुलाकात मितेश से हुई। काफ़ी कम समय में जेसिका और मितेश अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद वो रिलेशनशिप में भी आ गए। जेसिका ने मितेश और अपने रिश्ते के बारे में अपनी बहनों को भी बता दिया। She did tell me that they were in a relationship and that a relationship was developing and that she one day hoped that they would get married. Unlike Jessica's family, मितेश की फैमिली काफ़ी रिजर्व्ड और ट्रेडिशनल ख्यालात की थी। इसलिए 2009 में मितेश की स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद मितेश की फैमिली ने उस पर शादी के लिए प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया और वो चाहते थे कि मितेश और जेसिका जल्द से जल्द शादी कर लें। बट जेसिका की स्टडीज़ कंप्लीट होने में भी 1 साल बाकी था, लेकिन इसके बावजूद भी जेसिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। Jessica was overjoyed to be getting married and threw herself into wedding preparations, even flying to India with her sister in search of the perfect dress. दोनों की शादी उसी अंदाज में होती है जिसका सपना जेसिका ने हमेशा से देख रखा था। जिन रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज को देखकर वो बड़ी हुई थी और जिस तरह का लाइफ पार्टनर उसने सोचा था, वो सब कुछ सुबह के सपने की तरह सच हो रहा था। She was so happy. She had a smile on her face that I won't forget. लेकिन कुछ महीनों बाद ही असल जिंदगी और सपनों के बीच का फर्क जेसिका को दिखने लगा था और शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी थी। It was only in July 2010 after Jessica graduated that I think problems started to arise. मितेश जेसिका पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक नए शादीशुदा कपल जैसा उनके बीच कुछ था ही नहीं। ना ही उनके रिश्ते में इमोशनल इंटीमेसी थी और ना ही फिजिकल। जेसिका को लव, अफेक्शन और केयर की जगह अगर कुछ मिला था तो वो था सिर्फ अकेलापन। लेकिन बात यहीं पर ही नहीं रुकी। मितेश जेसिका को लेकर अब काफी कंट्रोलिंग भी हो गया था। वो उसको अपने घर आने जाने से रोकने लगा। यहाँ तक कि इमरजेंसी सिचुएशंस में भी वो जेसिका को उसके फैमिली मेंबर से मिलने के लिए मना कर देता। झगड़ा जब बढ़ जाता तो वो जेसिका पर हाथ उठाने में भी पीछे ना रहता। She said they got into an argument in the car over it and he had hit her. मामला अब जुबां से मारपीट पर आ चुका था, जिसकी गवाही जेसिका का जिस्म चीख चीख कर तो देता, बट उन्हें कोई सुनने वाला ना होता। दर्द जब सहने की लिमिट क्रॉस करने लगा तो जेसिका ने इसके बारे में अपनी बहनों को बताया। उनके लिए भी ये सब यकीन कर पाना मुश्किल था कि कैसे कोई इंसान इतने कम समय में इतना बदल सकता है। जब मितेश के इस बर्ताव के बारे में जेसिका के डैड को पता चला तो वो तुरंत मितेश के घर जा पहुंचे, लेकिन वहां तो हर कोई बस जेसिका की कमियां निकालने में ज्यादा मशगूल था। They were complaining basically that she's not doing this or she's not pulling her weight or not doing the work etc. ये सब होने के बाद मितेश नहीं चाहता था कि जेसिका अब अपनी फैमिली से ज्यादा मिले, क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि उसके और जेसिका की आपसी जिंदगी में कोई भी दखलंदाजी करे। इसलिए जेसिका को अपनी फैमिली से और दूर रखने के लिए मितेश ने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर मिडल्सब्रो में अपना फार्मेसी बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके बाद दोनों वहीं शिफ्ट हो गए। अपनी शादी को बचाने के लिए जेसिका अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए तैयार भी हो गई और मितेश के साथ इस स्टेप को जेसिका एक नई शुरुआत की तरह देखने लगी। मिडल्सब्रो शिफ्ट होने के बाद मितेश और जेसिका ने वहां अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली। उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, बट अभी भी कुछ ऐसा था जिसकी कमी जेसिका को खल रही थी। जेसिका और मितेश की शादी को 6 साल हो गए थे और अब मितेश की फैमिली जेसिका के ऊपर बच्चा करने का प्रेशर डालने लगी थी। उनके अकॉर्डिंग अगर जेसिका और मितेश की जिंदगी में एक बच्चा आ जाए तो उनके बीच चल रही सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बट दोनों ही फर्टिलिटी इश्यूज थे, जिसके चलते उन्हें IVF का सहारा लेना पड़ा। जेसिका का IVF ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो गया था,
बट उसके 3 कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स फेल हो चुके थे, जिसका इफेक्ट अब उसकी बॉडी पर दिखने लगा था। बट फाइनली 9 मई 2018 शादी के लगभग 9 साल बाद जेसिका के IVF का 4th अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया और इतने स्ट्रगल के बाद अब जेसिका के मां बनने का सपना फाइनली पूरा होने वाला था। 4 दिन बाद जेसिका ये खुशखबरी अपनी फैमिली मेंबर्स को बताने के लिए उनसे मिलने जाती है। सभी फैमिली मेंबर्स इस आने वाले नए मेहमान के लिए बेहद खुश थे। आखिर उनकी बेटी अब खुद एक मां बनने वाली थी। पर जिंदगी में अगले पल क्या होने वाला होता है, इसका अंदाजा हम कभी नहीं लगा सकते। जेसिका की फैमिली को यह अंदाजा नहीं था कि ये उनकी उससे आखिरी मुलाकात होने वाली थी। And I couldn't believe that I would never see her again. क्योंकि अगले ही दिन 14 मई 2018 को जेसिका का मर्डर हो जाता है। 17 मई 2018 जेसिका के मर्डर को अब 3 दिन हो चुके थे, बट अभी भी अपराधी का पता नहीं चला था। लेकिन इन सभी के बीच इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस ने कुछ नोटिस किया। उन्हें घर के बाहर CCTV कैमरास तो नजर आ रहे थे, लेकिन उनका जिक्र किसी ने नहीं किया था। जब पुलिस ने मितेश से CCTV फुटेजेस मांगी तो उसने बताया कि शायद चोर उसकी हार्ड ड्राइव भी लेकर चले गए हैं, जिसमें सभी फुटेजेस मौजूद थी। बट घर की थोड़ी छानबीन करने पर ही मितेश की बेड साइड ड्रॉर के पीछे उन्हें वो हार्ड ड्राइव मिल जाती है। ये हार्ड ड्राइव पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक क्रूशियल एविडेंस साबित हो सकती थी, क्योंकि जिस किसी ने भी इस अपराध को अंजाम दिया था वो इस हार्ड ड्राइव में मौजूद फुटेजेस में पक्का कैद हो गया होगा। बिना समय गवाए पुलिस ने सभी CCTV फुटेजेस को एक एक कर एनालाइज करना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द उन्हें पता लग गया कि जेसिका के मर्डर के पीछे किसका हाथ है। जेसिका के फादर जय पटेल के पास पुलिस का कॉल जाता है। When they said that it's him, and I could not believe the police that were telling me. ये वो शख्स था जिसकी उम्मीद जेसिका की फैमिली ने कभी सपने में भी नहीं की थी, मितेश पटेल। Not for one moment that I would be thinking that Mitesh could have done this. मितेश ने ही जेसिका का मर्डर किया था। वही मितेश जो इतने दिनों से अपनी बीवी के जाने के दुख से गुजर रहा था, जिसे संभालने के लिए जेसिका की पूरी फैमिली उसके पास थी, पर उसके इस खौफनाक सच की भनक पूरे परिवार में किसी को नहीं थी। पुलिस ने तुरंत मितेश को उसके घर से अरेस्ट कर लिया। हर किसी के दिल में सिर्फ एक सवाल था कि जेसिका के कत्ल के पीछे आखिर क्या वजह थी जिसके चलते मितेश ने 10 साल पुराने रिश्ते का गला घोट दिया। मितेश ने पुलिस को बताया कि जब वो घर से बाहर गया तो उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने जेसिका का कत्ल किया है, लेकिन CCTV फुटेजेस में मितेश के जाने के बाद कोई भी अंदर आता जाता हुआ नजर नहीं आया। जब इस बात की पूछताछ पुलिस ने थोड़ी सख्ती से की तो मितेश इतना घबरा गया कि उसने अपना बयान ही बदल दिया। उसने पुलिस को बताया कि वो दोपहर 3 बजे के बाद से ना ही घर आया और ना ही जेसिका से मिला था, लेकिन कोर्ट ने उसने इस बात से भी इनकार कर दिया और फिर अपने पहले वाले बयान पर टिका रहा। मितेश के स्लिप अप के बाद तो मानो पूरी सिचुएशन ही उसके खिलाफ जा चुकी थी और एक एक कर उसके सभी राज हर किसी के सामने खुलने लगे थे। पुलिस को मितेश के घर की छानबीन में एक डक्ट टेप बरामद होता है। जब उस टेप की एंडिंग्स को मैग्नीफाई कर देखा जाता है तो ये साबित हो जाता है कि ये वही टेप है जिसे जेसिका को बांधने के लिए यूज किया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस को घर से 4 खाली सिरिंजेस मिले जिसमें इंसुलिन पाया गया। मितेश ने पहले जेसिका को इंसुलिन का ओवरडोज दिया जिससे उसकी बॉडी इमोबिलाइज हो जाए और फिर वो फाइट बैक ना कर सके। सिंस मितेश की खुद की फार्मेसी थी, इसलिए इन इंजेक्शंस को अरेंज करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस को मितेश की सर्च हिस्ट्री में हाउ टू स्ट्रैंगल योर वाइफ और इंसुलिन ओवरडोज जैसे टॉपिक्स भी मिले जो उसने मर्डर से काफी हफ्तों पहले सर्च किए थे। पुलिस को अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन में जेसिका और मितेश दोनों के फोन में एक हेल्थ ट्रैकर ऐप मिली। इस ऐप में दोनों की सभी एक्टिविटीज स्टोर्ड थी और पुलिस के लिए ये काफी अहम सबूत भी साबित होने वाली थी। हेल्थ ऐप में जिस वक्त जेसिका की दिल की धड़कन रुकी हुई थी, उसी दौरान मितेश का हार्ट रेट सबसे ज्यादा था। वो लगातार कई बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे गया था, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगा लिया था। इसी दौरान मितेश घर का सारा सामान फैलाने में लगा हुआ था, जिसके बाद मितेश ने उस इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था। कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस के पास अब काफी एविडेंसेस थे और इन सभी सबूतों के बेसिस पर मितेश को अपराधी घोषित भी कर दिया गया। अब सबको ये तो पता चल चुका था कि मितेश ने ही जेसिका का कत्ल किया है, लेकिन उसकी वजह जानना अभी भी बाकी था। बट पूरे सच को सुनने के लिए
जेसिका के परिवार वालों को अभी 6 महीने का इंतजार और करना था। नवंबर 2018 मितेश के ट्रायल को स्टार्ट होने में 6 महीने लग चुके थे। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद फाइनली मितेश ने अपना पूरा सच सबके सामने रख दिया। 14 मई 2018 शाम 7:04 फार्मेसी में देर तक काम करने के बाद जेसिका अपने घर जा रही थी, बट उसे ये नहीं पता था कि मितेश पहले से ही उसका घर में वेट कर रहा था। जैसे ही जेसिका ने मेन गेट से अपने घर में एंट्री की, मितेश ने उस पर हमला कर दिया। पहले मितेश जेसिका को जमीन पर गिरा उसका गला दबाने लगा और फिर एक पॉलिथीन बैग जेसिका के मुंह पर डाल उसे 20 मिनट तक सफोकेट करता रहा। मितेश ने इतने फोर्स से जेसिका का गला दबाया था कि उसके वॉइस बॉक्स की हड्डियां तक टूट गई थी। 20 मिनट तक जेसिका अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही। इस दौरान उसने मितेश से लड़ने की भी कोशिश की, अपने नाखून से मितेश के गर्दन पर चोट भी पहुंचाई, लेकिन इन सभी कोशिशों के बाद भी जेसिका खुद को नहीं बचा सकी। जेसिका को मारने के बाद मितेश ने उसके हाथ और पैर डक्ट टेप से बांध दिए और अपने घर का पूरा सामान इधर उधर फैला दिया। जिसके बाद मितेश अपने घर के पास ही एक पिज्जा शॉप के लिए निकल गया। उसने जानबूझकर शॉप पर पहुंचकर जेसिका को टेक्स्ट भी किया कि उसने पिज्जा पिक कर लिया है। सीसीटीवी फुटेजेस में मितेश के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वो बहुत ही कैजुअली वहां काम कर रहे स्टाफ से बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर पिज्जा शॉप से घर आने के बाद 8:22 पर मितेश 999 इमरजेंसी को कॉल करता है। मितेश बहुत ही चालाकी से अपने इस अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि खुद को निर्दोष दिखाने के लिए की गई ये कॉल उस पर ही भारी पड़ जाएगी। 12 दिन चले इस ट्रायल के बाद जेसिका की फैमिली को यह तो पता चल चुका था कि मितेश ने जेसिका को कैसे मारा है, लेकिन क्यों, ये सच भी उन्हें काफी जल्दी ही पता चलने वाला था जब मितेश के फोन की जांच शुरू हुई। मितेश जेसिका को चीट कर रहा था, वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। इतना ही नहीं, मितेश वॉज गे और वो अमित पटेल नाम के शख्स के साथ 2011 से एक सीरियस रिलेशनशिप में था। मितेश के फोन में पुलिस को ग्राइंडर ऐप मिला, जो टिंडर की तरह ही एक डेटिंग ऐप है, बट स्पेशली फॉर LGBTQ कम्युनिटी। इस ऐप से पुलिस को ये भी पता चला कि मितेश जेसिका से शादी से पहले भी कई लड़कों से इस ऐप के थ्रू बात करता था, बट 2011 में अमित पटेल से मिलने के बाद, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे, इसलिए मितेश ने ग्राइंडर ऐप यूज करना बंद कर दिया था। अमित को मितेश के इस खौफनाक प्लान के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी थी और इस बात का सबूत उन दोनों के चैट से साफ जाहिर हो रहा था। जेसिका मितेश के लिए बस उसकी सेक्सुअलिटी पूरी दुनिया से छुपाने का एक जरिया थी। इंडियन कम्युनिटी में सालों से इन सब के बारे में बात करना भी टैबू माना जाता है। सिंस मितेश एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए वो कभी अपनी सेक्सुअलिटी और प्रेफरेंसेस को लेकर अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकता था। उनकी नज़रों में उनका बेटा कभी गे नहीं हो सकता था और इसलिए हमेशा से मितेश एक डबल लाइफ जी रहा था। 2016 में जब अमित ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ, तभी से मितेश अमित के साथ एक फैमिली स्टार्ट कर ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहता था, बट ऐसा करने के लिए उसे पहले जेसिका को रास्ते से हटाना था। मितेश के लिए इतना भी काफी नहीं था। उसका प्लान सिर्फ जेसिका को मारने का नहीं, बल्कि पहले आईवीएफ के थ्रू डेवलप हुए उसके एम्ब्रियोस को चुराने का था। और यही वजह थी कि इतने फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद भी मितेश जेसिका को आईवीएफ ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखने के लिए इंसिस्ट करता रहा। जेसिका की मौत पर मितेश को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के 2 मिलियन पाउंड्स भी मिलने वाले थे। इसलिए अपने स्वार्थ और पैसों के लालच में आकर मितेश ने मासूम और निर्दोष जेसिका की हत्या कर डाली। सभी सबूतों और मितेश के बयान के बाद फाइनली कोर्ट में मितेश गिल्टी प्रूव हुआ और उसे अपनी वाइफ जेसिका के मर्डर के लिए 30 साल की सजा सुनाई गई। मितेश के बॉयफ्रेंड अमित के अगेंस्ट कोई भी चार्जेस प्रेस नहीं हुए। अमित ऑस्ट्रेलिया में रहता था और यह केस इंग्लैंड में हुआ है। इंटरनेट पर भी अमित के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। इस केस से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत अहम मैसेज दे जाते हैं। एज पर सोर्सेस ऐसा कहा जाता है कि जेसिका ने मितेश की अमित के साथ की गई वो चैट्स पकड़ ली थी जो उसी तरह थी जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती हैं। उसने इस बात को लेकर मितेश से कन्फ्रंट भी किया। दोनों के बीच लड़ाई भी हुई क्योंकि इतने वक्त से मितेश अमित को अपने घर दोस्त बताकर लाता था। ये सारी बातें घर वालों तक भी पहुंची। दोनों के परिवार वालों ने आमने सामने बैठकर बात भी की, लेकिन ना जाने क्यों इसे अनजाने में हुई गलती मान इग्नोर कर दिया और तो और बच्चा कर लेना इसे एज अ सॉल्यूशन बता दिया।
मितेश जेसिका को मारता पीटता था, उसको इमोशनली टॉर्चर करता था। फिर क्यों जेसिका इस रिश्ते को धो रही थी? आखिर ऐसा क्यों होता है कि आंखों के सामने हजार वजह होते हुए भी लोग उन्हीं रिश्तों में पिसते रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में या तो वो लोग हर दिन मरते हैं या फिर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसके बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। तो ये था आज का केस। प्लीज रॉन को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पॉडकास्ट फॉर्म में सुनना पसंद है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे स्पॉटिफाई चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं नए केस के साथ।